हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में इंक्लूसिव एजुकेशन का एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी क्या होती है, उनकी क्या विशेषताएं हैं और उन्हें हम कैसे पहचानें। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि डिसेबिलिटी एक तरह की नहीं होती। किसी बच्चे को सीखने में दिक्कत है, किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है, किसी बच्चे को देखने में दिक्कत है, किसी बच्चे को चलने में दिक्कत है, किसी बच्चे को मल्टीपल डिसेबिलिटी है, यानी उसे देखने में भी दिक्कत है और हो सकता है उसे सुनने में दिक्कत हो, या साथ में हो सकता है कोई और फिजिकल डिसेबिलिटी हो। तो अलग अलग डिसेबिलिटी की पहचान कैसे करें? सबसे पहला काम पहचानना सबसे पहला काम है। दूसरा, उस पहचान के बाद उन बच्चों के साथ हम एजुकेशनल नीड उनकी पूरा करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करें। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जिसे सुनने में दिक्कत है, ध्यान दीजिए वो पूरी तरह से बहरा नहीं है लेकिन उसे सुनने में दिक्कत है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, उसे क्लास में आगे बैठा लेंगे। या कोई ऐसा बच्चा जिसे देखने में दिक्कत है, यानी उसे साफ नहीं दिखता, दिखता तो है लेकिन उसे साफ नहीं दिखता, उसको भी आप आगे बैठा लेंगे। तो ऐसे बहुत सारी डिसेबिलिटी को हम, जो सामान्य तौर पर है, बहुत ज्यादा जो अभी बच्चे की लाइफ में बहुत ज्यादा डीप नहीं है, बहुत ज्यादा जिसका अभी नुकसान नहीं हुआ है उसे, उनको तो हम अपनी नॉर्मल क्लासरूम में छोटे छोटे एडजस्टमेंट करके, छोटे छोटे चेंजेस करके इजीली डील कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिसेबिलिटी ऐसी होती है जहां पर हमें स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट या किसी थेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे सबसे पहले अलग अलग डिसेबिलिटी होती क्या है, उनकी पहचान कैसे करें, उनमें क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलेगी, और उसके बाद उनकी एजुकेशनल नीड पूरा करने के लिए हम कैसे अपने कंटेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी क्लास को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस पूरे टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स क्या है डिसेबिलिटी के, इनकी विशेषता क्या है, इनकी पहचान क्या है, और क्या क्या हम एजुकेशनल नीड को इनकी फोकस करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता, इनको किस 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 कैटेगरी में हम रख सकते हैं। सबसे पहले हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी सुनने में जिसको परेशानी है। दूसरा है विजुअल, यानी जिसको देखने में परेशानी है। तीसरा है स्पीच, यानी जिसको बोलने में परेशानी है। ऑर्थोपेडिक, यानी हड्डी के संबंधित किसी का कोई रोग हो गया है, चलने में, फिजिकल मूवमेंट में जिसको परेशानी है। इंटेलेक्चुअल, यानी जिसकी बुद्धि से रिलेटेड कोई उसकी क्षमता कमजोर हो गई है, आईक्यू का या सामान्य फंक्शनिंग जो उसके इंटेलेक्चुअल होने चाहिए वो ढंग से नहीं होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसको डिटेल में, जिसको सीखने की अयोग्यता है। और सेरेब्रल, मस्तिष्क का पक्षाघात जिसे बोलते हैं हम, यानी मस्तिष्क में कुछ ऐसा हो गया है बाय बर्थ या चोट लगने की वजह से, जिससे कि बेसिक फंक्शनिंग जो उसके होते हैं ब्रेन के वो नहीं कर पा रहा है। मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी जिसको एक से ज्यादा डिसेबिलिटी है, इनमें से जितनी भी है एक से ज्यादा जिसके साथ आ जाए उसे मल्टीपल बोलेंगे। ऑटिज्म, ऑटिज्म एक सोशल डिसऑर्डर है जो बच्चे के अंदर पाया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो ये इस तरह की डिसेबिलिटी जो है बच्चे के अंदर होती है। अब इसको अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले हियरिंग वाले को समझते हैं। ये वो आपका विकलांगता का क्षेत्र है जहां पर बच्चे को सुनने में दिक्कत है, ऑडिटरी सेंस जिसकी अच्छे से काम नहीं कर रही है। ये कम से लेकर, यानी हल्की हल्की दिक्कत से लेकर, और पूर्ण रूप से बच्चा जिसमें बहरा हो जाता है, बधिर हो जाता है, जिसको बिल्कुल भी नहीं सुनता, पूरी कैटेगरी ये चलेगी। मतलब या तो ये है कि कम सुनाई देता है या फिर उसे बिल्कुल सुनाई नहीं देता। बहुत सारे केस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको ज्यादा बोलना, यानी लाउड अगर आप बोलेंगे तो सुनाई देगा, अदरवाइज सुनाई नहीं देगा। और कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जिसको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। तो अगर ये डिफिकल्टी है तो ये डिफिकल्टी उसकी फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी उसको डिफिकल्टी आएगी। यानी अगर मुझे सुनने में दिक्कत है तो मुझे बोलने में, लैंग्वेज का परसेप्शन करने में, दोनों में दिक्कत आ जाएगी। अब इसको हम कैसे इसकी एजुकेशनल नीड को पूरा कर सकते हैं? या तो बच्चे को हियरिंग एड्स दे सकते हैं, यानी उसे कोई ऐसा डिवाइस उसके कान में लग जाए जिससे कि उसके सुनने की क्षमता बढ़ाई जा सके। या फिर साइन लैंग्वेज का यूज करें, इशारों की भाषा, जैसे सांकेतिक भाषा यूज करके हम उसके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और लर्निंग कर सकते हैं। दूसरा है विजुअल। विजुअल में जिस बच्चे की विजुअल एक्टिविटी को का जिसको चैलेंज है वो इस कैटेगरी में आएगा। इसको भी अगेन सोशल स्किल और लर्निंग में दिक्कत आती है। इसकी भी रेंज वही चलेगी। या तो बच्चे का विजन जो है वो कमजोर है, यानी उसे कम दिखाई देता है, या फिर वो पूरी तरह से ब्लाइंड है, यानी उसे दिखाई नहीं देता। दोनों बच्चों को स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम की जरूरत होती है, जिसे कम दिखाई देता है उसे भी, और जिससे बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे तो होती है। तो आपको इसमें क्या करना है, बच्चे को सबसे पहले तो उसको
पहचानना है कि इस बच्चे को अगर दिखने में दिक्कत है, तो अगर उसको कम दिखाई देता है तो कक्षा में आप उसे आगे बिठा सकते हैं। आप उसके साथ थोड़ा अपना इंटरेक्शन क्लास में अच्छा कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल दिखाई नहीं देता, फिर स्पेशल एजुकेशन की टेक्निक उसके साथ हम यूज कर सकते हैं, ब्रेल लिपि जिसके साथ हम यूज कर सकते हैं। तो उसके जरिए इनकी एजुकेशनल नीड को हम पूरा कर सकते हैं। स्पीच इम्पेयरमेंट कौन से होते हैं? जिन बच्चे को स्पीच में यानी बोलने में इसमें दिक्कत आती है, ये भी माइनर से मेजर तक चलती है। यानी कुछ कुछ शब्दों को बोलने में दिक्कत आ रही है, कुछ कुछ वाक्य को बनाने में दिक्कत आ रही है, या फिर उसे बिल्कुल ही बोलने में दिक्कत आ रही है, यानी बोल ही नहीं पाएगा। तो इसमें अगर इसकी दिक्कत बच्चे की अभी छोटे लेवल पे है, तो कई बार ये टीचर क्लासरूम में नोटिस ही नहीं कर पाता, क्योंकि हमें लगता है बच्चा शाय है, बोलना नहीं चाहता, शर्मीला है, डरता है, बोलने से कॉन्फिडेंस नहीं है। पर हो सकता है उसके अंदर बोलने को लेकर दिक्कत हो। और जिसको ये स्पीच डिफिकल्टी होती है, उसके भी सोशल स्किल और कम्युनिकेशन जो है बड़े प्रभावित होते हैं इसकी वजह से। बच्चे को हीन भावना आ जाती है, उसको शर्मिंदगी का एहसास होता है कि यार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी बात रख नहीं पा रहा हूँ, मुझसे कोई वाक्य या कोई शब्द जो है वो गलत बोला जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो इसकी एजुकेशनल नीड आप कैसे पूरी करेंगे? बच्चे को बार बार मौका देना, प्रैक्टिस करानी है, और उसके मोटिवेशन को बनाए रखना है। बच्चा अगर गलत बोलता है तो उसे डांटना नहीं है, बल्कि उसको थोड़ा सा प्यार से समझाना है। उसके साथ थोड़ा अलग से भी अगर समय मिले आपको स्कूल के टाइम पे, तो बच्चे के साथ थोड़ा सा समय बिताइए। वो धीरे धीरे, अगर उसकी ये दिक्कत हल्की है तो ठीक हो जाएगी, अगर ज्यादा है तो फिर वो थेरेपी और बहुत सारी चीजें इसके लिए हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारी है ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, यानी जिसमें बच्चे को शारीरिक अक्षमता होती है, हड्डी का रोग हो सकता है उसे, इसे मूवमेंट में दिक्कत आती है बच्चे को। और बहुत सारे ऐसे जो उसके डेली रूटीन के टास्क है उसमें दिक्कत आती है, इसके ज्वाइंट में दिक्कत हो सकती है, हड्डी में दिक्कत होती है, हो सकती है मसल में दिक्कत हो सकती है। अब ये बच्चे ऐसे होते हैं, इन्हें कोई सपोर्ट सिस्टम जरूर चाहिए, यानी कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इन्हें सपोर्ट कर पाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो इनके साथ जो क्लासमेट है उनको इनके सहायक के तौर पे लगा सकते हैं। और बड़ा चेंज हमें स्कूल की बिल्डिंग में भी करना पड़ेगा, कि स्कूल की बिल्डिंग उन्हें इस तरह से सपोर्ट करे कि अगर क्लासरूम मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पर आपने बना दिया जहां बच्चा चढ़ नहीं पा रहा है, स्टेयर्स है, लिफ्ट का सिस्टम नहीं है, या वो कहीं ऐसी जगह पर है बच्चा जहां पर उसकी व्हील चेयर भी नहीं जा सकती, तो इनको दिक्कत आएगी। तो हमें ये देखना है। और इस तरह के मॉडिफिकेशन अगर हम करेंगे, तो इनके फिजिकल मूवमेंट के लिए हम काफी हद तक इनकी सहायता कर सकते हैं। और बच्चे को जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसकी वजह से उसकी लर्निंग प्रभावित ना हो, इसका हम ध्यान रख सकते हैं। मल्टीपल मैंने आपको बताया था, जिसमें एक से ज्यादा डिफिकल्टी आ गई है। जैसे किसी बच्चे में दिखने की भी दिक्कत है और उसको सुनने की भी दिक्कत है, तो बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं। तो अगर मल्टीपल बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी आ गई है, तो हमें देखना है उसकी प्राइमरी डिसेबिलिटी कौन सी है जो सबसे ज्यादा है, उस पर हमें पहले फोकस करना है। बाकी जो सेकेंडरी है फिर उस पर फोकस करना है, ताकि बच्चे की एजुकेशनल नीड को हम उसी के हिसाब से कस्टमाइज कर पाए। इसके एग्जांपल आप देखिए, इसमें ये हो सकता है कि बच्चा बोलने में भी दिक्कत है और उसे सुनने में भी दिक्कत है, या बच्चे को सुनने में दिक्कत है, ब्लाइंड भी है, या फिर ब्लाइंड के साथ साथ मान लीजिए उसकी कोई शारीरिक क्षमता भी आ गई, उसका हाथ काम नहीं करता अच्छे से या उसका पैर काम अच्छे से नहीं करता, तो ये वाली मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर आएगा। तो इसमें आपकी एजुकेशनल नीड, पहले आपको प्राइमरी डिसेबिलिटी पे फोकस करना है, देन सेकेंडरी पे करना है। इंटेलेक्चुअल अगर आप बात करें, तो हमने बात की थी कि इसमें बौद्धिक क्षमता की हानि की बात हम करते हैं। और ये एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चे को आपकी सोसाइटी में एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। और अगर ये केस थोड़ा सा गंभीर है, अगर मान लीजिए बहुत गंभीर लेवल की दिक्कत है, तो हो सकता है कि बच्चे का जो जीवन काल है वो थोड़ा सा बाकी बच्चों से एवरेज कम भी रहे, या फिर हो सकता है कि वो जो रोगों के प्रति प्रतिरोध क्षमता अपनी होती है वो उसकी बहुत कम हो जाए। उसके सामाजिक कौशल की तो इसके अंदर बहुत कम हो ही जाएंगे। और ये कंडीशन कई बार बाय बर्थ होती है, कई बार ये बाद में बच्चे के किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से बाद में भी डेवलप हो सकती है। तो ये हमें देखना है और उसी के हिसाब से कस्टमाइज करना है चीजों को। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इन बच्चों को बेसिक स्किल्स सिखाने पर हम ध्यान देते हैं कि ये अपने कपड़े पहन पाए, खाना खा पाए, वॉशरूम अच्छे से यूज कर पाए। बेसिक चीजें इनको पहले सिखाई जाती है, बाद में फिर इनकी जो बाकी स्किल है उन पर ध्यान दिया जाता है।
लर्निंग डिसेबिलिटी हमने डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। ये वो डिसेबिलिटी है जहां पर बच्चे को क्लासरूम एक्टिविटी को करने में दिक्कत आ रही है, सीखने में दिक्कत आ रही है, भले वो उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, लिखने में आ रही है, बोलने में आ रही है, स्पेलिंग में आ रही है, कैलकुलेशन में आ रही है, अलग अलग तरह की उसको दिक्कत हो सकती है। इन बच्चों के साथ भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, इन बच्चों का मोटिवेशन आपको बना के रखना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि इन बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप क्लास के बाहर भी दे पाओ, ताकि आप इनकी एजुकेशनल नीड को भी कवर कर पाओ। इस तरह के बच्चे स्ट्रगल करते हैं क्लासरूम की डेली एक्टिविटी में, सोशल स्किल भी इनके कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि मेरे अंदर तो कुछ दिक्कत है, बाकी बच्चे इनका थोड़ा मजाक उड़ा ले तो इनका मोटिवेशन, इनका कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाता है। अब ये डिसेबिलिटी है, ये मस्तिष्क यानी आपके माइंड से, आपके ब्रेन से रिलेटेड है। इसमें ये हो सकता है कि आप जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, तो कई बार उसके ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और या फिर किसी वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो उसके वजह से दिक्कत आ जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चे का बिहेवियर थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है, असामान्य हो जाता है। वो अपने फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल को भी ढंग से मैनेज नहीं कर पाता, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, उसका उसका खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, थोड़ा सा उसका पोस्चर जो है वो ढंग से आम बच्चों की तरह नहीं रहता। तो इसकी वजह से उसको बहुत सारी लर्निंग डिफिकल्टी आ जाती है, जिसमें बच्चे को अगेन हमें बेसिक स्किल सिखाने बड़े जरूरी है यहाँ पे, ताकि वो बच्चा अपनी लाइफ के जरूरी काम तो अच्छे से कर पाए, और बड़े प्यार से, बड़ी संवेदना के साथ, बड़े इमोशन के साथ, बड़ी सेंसिटिविटी के साथ हमें ऐसे बच्चों को डील करना पड़ता है। इसीलिए स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही संवेदनशील काम है, बहुत पेशेंस की जरूरत इसके अंदर होती है। ऑटिज्म, ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है जो 500 में से एक बच्चे को, न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चे का जो है एक, अगर मैं इसको बिल्कुल सीधी भाषा में बताऊं, डिटेल में आप इसको नेट में देख सकते हैं, हमारे पास अलग से टॉपिक नहीं है ये, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन बच्चे का सोशल डेवलपमेंट ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन नहीं कर पाता वो, लैंग्वेज उसकी अच्छे से प्रॉपर यूज नहीं होती, दूसरों के साथ इंटरेक्शन उसका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता, तो इस वजह से उसको लर्निंग में भी दिक्कत आती है, एक्टिविटी परफॉर्म करने में दिक्कत आती है। तो इस तरह का जो डिसऑर्डर है बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, उसको दूसरे बच्चों के साथ अपने इंटरेक्शन में चैलेंज आता है, कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाता। तो ये ध्यान में रख के चलना है कि यहाँ पर भी हमें बच्चे के साथ जो भी रिक्वायर्ड है, उसको अगर स्पेशल एजुकेटर की जरूरत पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, थेरेपी की जरूरत पड़ती है, सारी चीजें का अरेंजमेंट हमें करना चाहिए, तभी इंक्लूजन हो पाएगा इन बच्चों का मेन स्ट्रीम के अंदर। तो ये हमारे अलग अलग तरह के डिसेबिलिटी का की हमने बात की, उनकी क्या विशेषता होती है, कैसे उनको पहचानना है, और इनकी एजुकेशनल नीड को हम कैसे कवर कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।